हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम लोग यूपीएससी का पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने मौर्यन काल और मौर्योत्तर काल देख लिया था। अब हम गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल अर्थात पोस्ट गुप्त काल देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला होयसल, दूसरा गहरवाल, तीसरा काकतीय, चौथा यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए। तो यहाँ पर दिया है 8वीं शताब्दी ईस्वी। ऑप्शन है आपके ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी कोई नहीं। तो 8वीं शताब्दी ईस्वी का मतलब हुआ कि 701 से लेकर 799 ईस्वी के पीरियड तक हमको देखना है। तो आइए आंसर को फाइंड करते हैं। तो पहला है होयसल। तो होयसल जो है ये 10वीं से लेकर 14वीं सदी तक शासन किया था और ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो कर्नाटका क्षेत्र में, कर्नाटक में होयसल साम्राज्य का विस्तार पाया जाता है। और इनकी स्थापना कब हुई, 10वीं सदी में, और ये 14वीं सदी तक शासन किए। तो आप देखिए 8वीं सदी ईस्वी में स्थापित, तो ये 8वीं सदी ईस्वी में स्थापित नहीं हुआ। तो पहला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। और गहरवाल की बात करें तो ये बेसिकली कहाँ शासन करते थे, तो ये यूपी तथा कुछ भाग बिहार के क्षेत्रों में ये शासन करते थे। ये प्रमुखतः कब उभरे, तो ये 11वीं सदी में प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए थे। तो ये 8वीं सदी में तो नहीं, लेकिन उसके बाद के पीरियड में स्थापित हुई। तो इस प्रकार यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। काकतीय वंश की बात करें तो यह तेलंगाना क्षेत्र जो वर्तमान में है वहां पर शासन करते थे। और इनका काल जो बताया जाता है वो है 12वीं से 14वीं सदी तक। ठीक है, तो इस दौरान इन्होंने यहाँ पर शासन किया। और इनकी स्थापना कब हुई, तो 12वीं सदी में। तो इस प्रकार यह भी गलत हो गया। यादवों की बात करें तो ये जो राजवंश है ये महाराष्ट्र क्षेत्र में वहां पर शासन करते थे। और इनकी भी स्थापना काकतीय वंश के साथ ही हुई और ये 12वीं से 14वीं सदी तक शासन किए। तो इस प्रकार देखिए कोई भी सही नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है ये 2021 में आया था। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। पहला, मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी तथा दया भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था, दूसरा है मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा है मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दया भाग किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए पहला और दूसरा, बी केवल दो, सी एक और तीन, डी केवल तीन। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। तो देखिए जो सिविल लॉ प्रचलित है अपने हिंदू समाज में, तो हिंदू समाज में जैसे संयुक्त परिवार होता है तो उसमें दो लॉ है, एक है मिताक्षरा और दूसरा है आपको दया भाग। और ये दोनों ही प्रचलित है। एक्चुअली मिताक्षरा में क्या होता है, जैसे संयुक्त परिवार में अगर पिता है
तो पिता के जीवित रहते हुए भी जो पुत्र होते हैं उनकी संपत्ति पर अधिकार हो जाता है। तो ये एक वंशानुगत व्यवस्था आप कह सकते हैं। वहीं दया भाग क्या होता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके उपरांत जो क्रियाकर्म कर लिया जाता है, तब जो है बच्चों में संपत्ति का बंटवारा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। बिल्कुल गलत है, ये ऊंची और नीची जाति की कोई बात ही नहीं की गई है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो अभी मैंने आपको बताया कि मिताक्षरा में अगर पिता जिंदा है तो उसके साथ भी पुत्र को संपत्ति पर अधिकार होगा, जबकि दया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तो ये मेरा सही है कि दया भाग में पिता मर जाता है तो उसके क्रियाकर्म के उपरांत बच्चों का अधिकार उनकी संपत्ति पर हो जाता है। तो इस प्रकार देखें तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत और चूंकि दूसरा सही है, केवल यहाँ 3 दिया है तो ये गलत, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल यहाँ वर्ड आया है, केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। बिल्कुल नहीं, पिता के संपत्ति पर यहाँ पुत्र और पुत्री मतलब बेटा और बेटी दोनों का हक है। इसमें भी बेटा और बेटी दोनों का हक है, लेकिन क्या है कि अपना जो समाज है, परिवार है, वो रूढ़िवादी होता है, तो पुत्री को जो अधिकार दिया गया है वो सीमित दिया गया है। तो इस प्रकार देखिए तो ये गलत हो गया। जबकि दया भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करता है। तो ये दूसरा लाइन तो ठीक है, लेकिन पहला लाइन गलत है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। आपके ऑप्शन है, पहला मगध के गुप्त, दूसरा मालवा के परमार, तीसरा थानेश्वर के पुष्पभूति, चौथा कन्नौज के मखौरी, पांचवा देवगिरी के यादव, छठा बल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ए 1, 2 और 5, बी 1, 3, 4 और 6, सी 2, 3 और 4, डी 5 और 6। तो देखिए उत्तर देखते हैं। तो देखिए गुप्त का पतन कब होता है, तो गुप्तों का पतन जो 7वीं सदी है उसके प्रारंभ में ही होता है और उसके बाद मगध पे किसका शासन होता है, तो मगध के गुप्तों का शासन हो जाता है। तो इस प्रकार पहला जो है ऑप्शन हमारा, पहला जो है मगध का गुप्त, ये सही है। दूसरा है मालवा के परमार। अगर इनकी बात की जाए तो जो मालवा के परमार थे वो 9वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक मालवा सहित जो मालवा के साथ ही भारत का पश्चिमी भाग है एवं मध्य भाग, यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। ठीक, तो दूसरा हमारा नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा तो ये कट गया और ये कट गया। अगर हम थानेश्वर के पुष्पभूति वंश की बात करें तो ये वर्तमान कहाँ पे है, हरियाणा में। ठीक है, तो ये हरियाणा के क्षेत्र में थे और ये 6ठी से 7वीं सदी तक यहाँ पर शासन कर रहे थे। अब बात करते हैं कन्नौज के मखौरी वंश की। तो मखौरी वंश जो शासन कर रहा था वो था यूपी तथा जो मगध का कुछ भाग था वहां पर ये शासन कर रहे थे। और ये भी कब कर रहे थे, तो 5वीं से लेकर 6ठी सदी के बीच में। ठीक है, देवगिरी की यादव की बात करें, ये जो थे मध्य काल में आए थे। कब आए थे, मध्य काल में।
मेरा जो पांचवा होगा वो भी गलत हो गया, क्योंकि मध्यकाल में आए थे तो पांचवा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, तो बी आंसर होगा। और वल्लभी के मैत्री जो थे ये गुजरात में शासन करते थे, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में। और ये जो शासन करते थे ये 5वीं से लेकर 8वीं सदी तक इन्होंने किया। तो इस प्रकार बी आंसर होगा 1, 3, 4, 6। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। ए, राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। बी, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही खाता। सी, विनिमय पत्र। डी, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विनिमय पत्र। ये एक प्रोमिशनरी नोट होता था। अभी जो आप हवाला देखते हो वैसा ही उस समय भी काम होता था। अगर इसका मैं आपको उदाहरण बताऊं तो एक मूवी है सुप्रीम रश करके, उसमें भी हवाला का एक अंश दिखाया गया है। तो हुंडी में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह पैसे भेजने का ये साधन होता था। इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा उनका एक नोट दिया जाता है और फिर बता दिया जाता है कि वहां पर जाकर इसको दिखाएंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो जैसा हवाला में होता है वैसा ही हुंडी उस समय व्यापार के लिए वित्तीय प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त वंश के काल के संदर्भ में घंटाशाला, कदुरा और चौल नगरों को किस लिए जाना जाता था। ए, विदेशी व्यापार को संभालने वाले बंदरगाह। बी, शक्तिशाली राज्यों की राजधानी। सी, उत्तम पत्थर कला और वास्तुकला के स्थान। डी, महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए। ये सभी क्या थे, बंदरगाह थे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे भारत हो गया तो ये जो है पश्चिमी घाट का एरिया और ये जो है पूर्वी घाट का एरिया। ये है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर बंदरगाहों का विकास हुआ था। जैसे मैं कुछ पश्चिमी घाट के बंदरगाह की बात करूं तो इसमें माली जिगार, फिर आप फेमस एक मुजरिस था, इसके अलावा टंडिस एक बंदरगाह था। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो आपने ताम्रलिप्ति का नाम सुना होगा, चरित्रपुर, पुहार का नाम सुना होगा। तो ये सब जो थे बंदरगाह थे। अगर आप आंध्रा के तट पे आएंगे पूर्वी घाट में, जैसे ये आंध्रा का तट हुआ, तो यहीं पर क्या था, घंटाशाला था, कावेरी पट्टनम जिसको पुहार बोलते हैं, तो ये वहां पर थे, ठीक है। मुजरिस जो था वो मालाबार तट जो आप पढ़ते हैं उसमें था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप और द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं। ए, भूमाप। बी, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्के। सी, शहरी भूमि का वर्गीकरण। डी, धार्मिक अनुष्ठान। तो ये इसका सही आंसर होगा भूमाप होगा। एक्चुअली देखिए, जो भूमि होती थी उसको हम क्षेत्र कहते थे और कई तरीके की भूमियां होती थी। जैसे आपने किला का अगर नाम सुना हो तो ये जो था अकृषि भूमि बोलते थे, जिसमें कृषि कार्य नहीं होता था। उसके अलावा अगर सुना होगा अपराहत, अपराहत भूमि, तो ये जो था जंगल की भूमि थी, जंगल या वन भूमि, ठीक है। इसके अलावा गोपत होता था और गोपत जो है चारागाह भूमि थी। और इन सबको मापने के लिए हम कुलियावाप, द्रोणवाप और एक आप इसमें ऐड कर लें निवर्तन, इसका उपयोग करके भूमि का मापन किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है। पहला, पाणिनि पुष्पमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त दो से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही बताना है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। तो देखिए, जो पाणिनि थे वो संस्कृत के व्याकरणाचार्य थे। तो ये व्याकरणविद थे और इनकी प्रमुख कृति की बात करें तो अष्टाध्यायी आपने सुना होगा। और इन्होंने इसकी रचना जो की वो की थी तीसरी से चौथी सदी ईसा पूर्व में। और जो पुष्पमित्र शुंग हैं वो कब आए? तो उनका जो काल है 185 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? गलत हो गया। अमर सिंह क्या थे? ये भी एक संस्कृत व्याकरणविद थे, लेकिन ये हर्षवर्धन के समय नहीं थे, ये गुप्त काल में थे। और गुप्त काल में होने के कारण ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो अमर सिंह जो है वो कब थे? तो गुप्त काल में। अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन क्या थे? तो ये पुष्पभूति वंश से थे, या इनको हम वर्धन वंश भी बोलते हैं। ठीक है। और इसके जो संस्थापक हुए वो थे प्रभाकर वर्धन। ठीक है। और हर्षवर्धन कब आए? तो 7वीं सदी में ये इसके शासक बने थे। ठीक। अब देखते हैं तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त दो से संबंधित थे। तो बिल्कुल चंद्रगुप्त दो से ही संबंधित है। चंद्रगुप्त दो को हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त के क्या थे? पुत्र थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। और कालिदास जो थे ये विक्रमादित्य द्वितीय के दरबारी थे। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम आपने सुना होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार पहला तो गलत हो गया तो ये कट गया, दूसरा गलत हो गया तो ये कट गया। इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान भारत में बालाश्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा चुकाया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविधिमान्य था। सी बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो देखिए इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो देखिए जैसे डी है, मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं बल्कि किसी को भी भेज दिया जाता था, किसी से भी यह कार्य कराया जाता था। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। यहाँ देखिए पूर्णतः अविधिमान्य। तो ये बेसिकली काम जो हो रहा था ये गुप्त काल में ही हो रहा था, और गुप्त काल में इसका प्रचलन था। यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और कठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविधिमान्य था, बिल्कुल भी नहीं वहां इसका उपयोग किया जाता था। तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए गुप्त काल में जो गवर्नर होता था वही क्या करता था कि स्थानीय प्रमुख का निर्धारण करता था। वही जो है कितनी मजदूरी मिलेगी उसका निर्धारण करता था। और गुप्त वंश में जो आप जूनागढ़ अभिलेख देखेंगे, शिलालेख, उस पर इस विष्टि का उल्लेख मिलता है।
कि गुजरात और मालवा क्षेत्र में विष्टि कर प्रचलित था। सी ऑप्शन जो है, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार था। बिल्कुल नहीं, जैसे आपने काम ले लिया वैसे ही आपको मजदूरी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये कोई दिहाड़ी मजदूरी का काम नहीं होता था, तो ये भी गलत हो गया बस इसके चलते। ये इसका सही है, ये राज्य के लिए आय का स्रोत था, जनता द्वारा चुकाए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। इस प्रकार कहेंगे हम कि जो ये बलात् श्रम था, ये बेसिकली क्या हुआ कि कर के बदले हम बलात् श्रम कराए जाते थे। ठीक है, इसके बदले, कर के बदले, इसीलिए इसका आंसर ए होगा। भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री युआनचांग हेनसांग ने उस समय भारत की सामान्य परिस्थितियों और संस्कृति के बारे में लिखा था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 2013 में आया था। पहला, सड़कें और नदी मार्ग डकैती से पूरी तरह मुक्त थे। दूसरा, जहां तक अपराधों के लिए सजा का संबंध है, आग, जल और जहर द्वारा परीक्षाएं किसी व्यक्ति की बेगुनाही या अपराध को निर्धारित करने के उपकरण थे। तीसरा, व्यापारियों को घाटों और बैरियर स्टेशनों पर शुल्क देना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो पहला देखिए, सड़कें और नदी मार्ग डकैती से पूरी तरह मुक्त थे, ये गलत है। एक्चुअली ये खुद महाराज 2 बार लूटे जा चुके थे अपनी यात्रा के दौरान। और ये कब आए थे? तो हर्षवर्धन के काल में आए थे, हर्ष के समय में, 7वीं सदी में। ठीक है, और इनकी फेमस बुक की बात करें तो वो कौन सी थी? तो उस बुक का नाम था सी यू की। ठीक है, अब देखिए दूसरा, जहां तक अपराधों के लिए सजा का संबंध है, आग, जल और जहर द्वारा परीक्षाएं किसी व्यक्ति की बेगुनाही या अपराध को निर्धारित करने के उपकरण थे। तो हाँ, कानून का उल्लंघन करने पर इस तरीके का प्रयोग किया जाता था, तो दूसरा सही है। तीसरा, व्यापारियों को घाटों और बैरियर स्टेशन पर शुल्क देना पड़ता था। तो उस समय जो है कराधान की व्यवस्था थी, बैरियर पर शुल्क देते थे और इसके बाद ही वो माल को अपना ले जा सकते थे। तो इस प्रकार दूसरा और तीसरा सही होगा और इसका आंसर हो गया बी। वैसे पहला जैसे गलत हो गया तो ए कट जाता, सी कट जाता, डी कट जाता, तो बी इसका आंसर हो जाता। 10वां क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्रिक इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है? ए, प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। बी, इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण पुजारियों और बुद्ध भिक्षुओं को सदा संरक्षण दिया। सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। डी, इस संबंध में ए तथा बी दोनों विश्वसनीय व्याख्या हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। तो अगर आपने नाम सुना हो हिपलस का, तो इन्होंने ही सबसे पहले मानसूनी हवा की खोज की थी 45 से 47 ईस्वी में। ठीक है, और मानसूनी हवा की खोज ने ही नाविकों को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद की थी। जैसे जो उड़ीसा के नाविक होते थे, वो जब हवाएं चलती थी, व्यापारिक पवन, पूर्वोत्तर मानसून, तो वो दक्षिण पूर्वी एशिया की ओर
व्यापार करने जाते थे, और जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती थी तो वो वापस चले आते थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल कर लिया है। अब हम संगम काल देखते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुमपुहार और मुचरी किस रूप में सुविख्यात थे? ये 2023 का क्वेश्चन है। ए राजधानी नगर, बी पतन, सी लोहा और इस्पात निर्माण केंद्र, और डी जैन तीर्थंकरों के चैत्य। तो देखिए, हमने ऊपर भी बताया था आपको कि पुहार क्या था, एक पतन था। तो जो चोल, चेर और पांड्य थे, इन सब का अपना बंदरगाह हुआ करता था जहां से व्यापार किया जाता था। उसी में कोरकई, पुमपुहार, मुचरी इस तरीके के बंदरगाह थे। इसके अलावा मैंने आपको पश्चिमी घाट में बताया था मालाबार तट पे मुजरिस, ये भी क्या था, एक बंदरगाह था। टोंडई भी बताया था, टोंडाई, ये भी क्या था, बंदरगाह था। आप अर्कमेडू का नाम सुने होंगे, ये भी क्या था, बंदरगाह था। तो ध्यान रखिएगा, ये पतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं के यथावर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट व्याख्या करता है? ए राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, बी राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होना, सी किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा पशुओं को भगाना, डी युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। तो संगम काल में जो तमिल राजा होते थे वो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते थे, और जब अगर वो हार जाते थे तो अकेले, या मतलब जिस राजा ने उनको हराया है, तो वहां बंदी राजा होने पर उनके जो समर्थक थे उनके सामने ही ये क्या करते थे कि उत्तर दिशा में मुंह करके आमरण अनशन करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, बी वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था, सी संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, डी संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तो देखिए, यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी उसका प्रचलन तो नहीं था, मतलब उसका वो अभ्यास नहीं करते थे। लेकिन अगर आपने संगम साहित्य की एक पुस्तक अगर आप जानते होंगे, तोलका पियम, तोलका पियम, तो इसमें जो है 4 जातियों की वर्णन की गई है। तो इस प्रकार से सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अब देखिए, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, बिल्कुल है। एक्चुअली जो संगम साहित्य है उसमें किस किस की मुख्यतः चर्चा की गई है, तो उसमें जो है भौतिक संस्कृति का उल्लेख मिलता है, साथ में युद्ध का उल्लेख मिलता है, फिर नैतिकता, इसके संदर्भ उसमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए युद्ध की जो रणनीति है, यहाँ पर देखिए समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है, तो बिल्कुल संगम कविताओं में समर शौर्य का उल्लेख है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। एक्चुअली देखिए, संगम साहित्य में जो तमिल साहित्य है उसमें ये बताया गया है कि जो समाज था
वो जादुई ताकतों से घनिष्ठ रूप से संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो सही आंसर बी है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये 2020 का क्वेश्चन है। पहला, राजा भोज के अधीन प्रतिहार का उदय। दूसरा, महेंद्र वर्मन एक के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा, परांतक एक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल के आरंभ कर सही कालानुक्रम में लगाना है। ए 2-1-4-3, बी 3-1-4-2, सी 2-4-1-3, डी 3-4-1-2। तो देखिए पहले हम दूसरे पर विचार करते हैं। तो जो पल्लव सत्ता था ये दक्षिण भारत में था और मेनली कहाँ था, तमिलनाडु और उसके बड़े क्षेत्रों में ये शासन करते थे। इनकी राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम थी। और यहाँ पर दिया है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तो महेंद्र वर्मन प्रथम का जो काल है वो है 600 से लेके 630 ईस्वी के बीच में। तो ये क्या हो गया, 7वीं सदी हो गई। और इसी समय मैंने पहले भी चर्चा किया, हर्ष भी उसी के समकालीन था। और पुलकेशिन द्वितीय का नाम आपने सुना होगा, ये भी इसके समकालीन था। ठीक है, देखिए गोपाल जो थे ये गौड़ वंश के थे और इन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने कब की थी स्थापना, तो 750 ईस्वी में। ये बेसिकली शासन कब से कब किए थे पाल वंश वाले, तो 8वीं से 9वीं सदी के बीच में। ठीक है, अगर हम राजा भोज के अधीन प्रतिहार का उदय देखें तो जो प्रतिहार वंश था इसकी स्थापना नागभट्ट ने 8वीं सदी में मालवा क्षेत्र में की थी। ठीक है, और राजा भोज कब आते हैं, तो ये जो है 836 ईस्वी से लेकर और 885 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया था। उसके बाद हम देखते हैं प्रांतक की बात करें तो ये चोल शासक थे और चोल शासक जो है 9वीं सदी में आए थे। जो प्रांतक का काल है वो है आपको 873 ईस्वी में। ठीक है, और ये मरे कब थे, 955 ईस्वी में। तो इस प्रकार अब हम अरेंज करते हैं तो देखिए 600 से 630, तो महेंद्र वर्मन आ गए तो दो पहले आएगा। तो देखिए दो यहाँ दो ठो है, ये और ये कट गया। अब देखिए यहाँ एक है, तो जो राजा भोज 836 ईस्वी से 885 में आए हैं और जो गोपाल हैं वो 750 ईस्वी में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा 2-4 फिर 1-836 फिर 873। ठीक है, इस प्रकार सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2016 का क्वेश्चन है। शब्द और विवरण है। पहला, एड़ी पट्टी, भूमि राजस्व जिसे गांव के तालाब के रख रखाव के लिए अलग रखा गया था। तनियूर, एक ब्राह्मण या ब्राह्मणों के समूह को दान दिए गए गांव। तीसरा, घाटिका, आमतौर पर मंदिरों से जुड़े कॉलेज। उपयुक्त में से कौन से सुमेलित हैं सही, वो बताना है। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1 और 3। तो जो एड़ी पट्टी होता था वो एक प्रकार का भूमि ही होता था और वो राजस्व जिसे गांव के तालाब के रख रखाव के लिए अलग रखा जाता था। तो इस प्रकार देखिए अगर हम तालाब का रख रखाव कर रहे हैं तो ये भूमि के लिए सिंचाई उपलब्ध कराता था। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, पहला सही हो गया और ये दक्षिण भारत में ही प्रचलित था। ठीक है, दूसरा है तेन्यूर, तो ये एक चोल वंश में गांव होता था, बड़ा गांव, खुद में एक राजस्व इकाई होता था।
घाटिका क्या था? घाटिका जो है आमतौर पर मंदिरों से जुड़े कॉलेज थे, तो बिल्कुल ये शिक्षा के केंद्र थे। और ऐसा प्रचलन कांची शहर में मिलता है। तो इस प्रकार पहला और तीसरा सही है, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। और अगर एलिमिनेशन करते तो ये निकलता नहीं। तो इस प्रकार हमने एंसेंट इंडिया के सभी क्वेश्चंस को कर लिया है। संगम काल कर लिया, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, हड़प्पा हो गया और वैदिक काल हो गया। इन सब के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए और वीडियो को अवश्य देखिए। ये आने वाले एग्जाम में आपको अवश्य ही इससे 2-3 क्वेश्चन टकराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।